यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। आजम खान के इस मांग के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में ईमानदार अफसरों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वही आजम खान है जो दिन तक अवैध खनन पर बयान दे रहे थे कि कुदरत का माल है, लूट सको तो लूट। अब आजम खान ने उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है जिसने दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट दी है। आजम खान का कहना है कि डीएम की रिपोर्ट कैसे लीक हुई, इस बात की जांच की जानी चाहिए। रिपोर्ट जिलाधिकारी ने दी, उसे सार्वजनिक कर दिया गया, उसे लीक कर दिया गया। आजम खान के इस बयान के बाद विरोधी पार्टियों ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि वे ईमानदार अफसरों को काम नहीं करने दे रही है। अखिलेश यादव जी आज एक स्टिंग ऑपरेशन में वो निकल के आया कि किस तरह से अखिलेश यादव जी के पार्टी के एक नेता बड़े गरूर के साथ बोल रहे हैं कि मैंने 41 मिनट के अंदर उसका ट्रांसफर करा दिया। ऐसी गुंडागर्दी से बड़ा खतरा है जहां पर आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अपने जो सैंड माफिया और तमाम लोगों को बचाने के लिए। आजम खान के बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में ईमानदार अफसरों को काम करने नहीं दिया जा रहा? क्या गुंडों और माफिया का मुखौटा बन गई है अखिलेश सरकार? आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अखिलेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक इस मसले पर जवाब देने के लिए कहा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईएएस दुर्गा के निलंबन से जुड़े सभी दस्तावेज राज्य सरकार से मांगे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर से तेज तर्रार महिला एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को सोमवार को यूपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक दुर्गा नागपाल ने अवैध रूप से बन रही एक मस्जिद की दीवार गिराई थी। इसके बाद इलाके में माहौल बिगड़ने का खतरा बढ़ गया था। इस वजह से उन्हें निलंबित किया गया था। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नोएडा में चल रहे खनन माफिया और नरेंद्र भाटी ने व्यक्तिगत खुन्नस में दुर्गा शक्ति को निलंबित किया है। इसी मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने याचिका दायर की थी। कोई भी आईएएस ऑफिसर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एम्प्लॉय होता है, वही डिप्यूट करती, तो इस पूरे मामले में उनकी जो पत्रावली है, आरोप है निलंबन गलत तरीके से हुआ है, उनकी पत्रावली केंद्र सरकार भी मंगा के देखे कि वो निलंबन सही है या गलत आधारों पे किया गया है। विपक्षी हमलों को लगातार झेल रही अखिलेश सरकार के लिए कोर्ट का ऑर्डर किसी सदमे से कम नहीं है। अब देखना होगा यूपी सरकार कोर्ट के सवालों का क्या जवाब देती है। महज 41 मिनट में नोएडा में तैनात आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन कराने का दावा किया है मुलायम सिंह के खासम खास और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने। नरेंद्र भाटी ने यह दावा नोएडा में एक सभा के दौरान किया। दुर्गा शक्ति को निलंबित करवाने का दावा करने वाले मुलायम सिंह के करीबी और अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नरेंद्र भाटी का ये वीडियो 28 जुलाई का है। भाटी जी दुर्गा को निलंबित करवाने का ये दावा उसी कादलपुर गांव में कर रहे हैं जहां की मस्जिद की दीवार गिराने के नाम पर अखिलेश यादव दुर्गा शक्ति को निलंबित करने का फरमान जारी किया। नरेंद्र भाटी ने दुर्गा शक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। औरत ने इतनी यहाँ की वो 40 मिनट में मिल पाई। अपनी धौल जमाते हुए नरेंद्र भाटी लोगों को ये बताने से भी नहीं चूके कि कैसे उन्हें बड़े अधिकारियों ने फोन पर एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन की सूचना दी। का फोन आया कि वो एसडीएम का सस्पेंशन आदेश रात को रिसीव हो गया है। डीजीपी का फोन आया, देवराज नगर आप ही के पड़ोसी। सुबह से 2 बार डीजीपी से बात हुई। समाजवादी नेता नरेंद्र भाटी के इस दावे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी के सीएम अखिलेश यादव यूपी के जनता से झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव ने दुर्गा शक्ति का निलंबन नरेंद्र भाटी के कहने पर किया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन अखिलेश सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया है। मुलायम के खास और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी के बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन यूपी के सीएम अखिलेश यादव के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। अखिलेश झुकने को तैयार नहीं है और उनके मंत्री नरेंद्र भाटी ने उनकी सारी पोल खोल दी है। मस्जिद के बहाने जिस तरह से भाटी ने दुर्गा शक्ति से अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली, अब वो जग जाहिर हो चुका है। यूपी सरकार का सच सामने आने के बाद अब विपक्ष भी अखिलेश सरकार पर तीखे हमले कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी या तो झूठे हैं या नरेंद्र भाटी झूठे हैं और ऐसी हालात में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी झूठे लोगों की सरकार है। ये अब साबित हो चुकी है कि सैंड माफिया कितना मजबूत हो चुका है यूपी सरकार में।
विपक्ष के हमले और रोज हो रहे नए नए खुलासों ने अखिलेश सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और नरेंद्र भाटी सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। आज जो प्रिंट मीडिया में भी छपा है गलत, और जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है वो मैं अच्छा नहीं मानता। पहले डीएम की रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट और फिर समाजवादी पार्टी के नेता नरेंद्र भाटी का ये दावा कि उन्होंने ही दुर्गा शक्ति को निलंबित करवाया है, यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने का दावा करने वाले नरेंद्र भाटी कौन है? क्या है उनका इतिहास? क्या वाकई नरेंद्र भाटी की यादव फैमिली में इतनी पैठ है कि वो किसी भी अफसर को निलंबित करवा सकते हैं? आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करवाने का दावा करने वाले नरेंद्र भाटी का बयान ने अखिलेश सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। सवाल ये भी है कि आखिर नरेंद्र भाटी है कौन? आपको बता दें कि नरेंद्र भाटी यूपी एग्रो के चेयरमैन हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है। भाटी एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हैं। नरेंद्र भाटी फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य तो नहीं है, लेकिन यूपी के सिकंदराबाद से 3 बार विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र भाटी के खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 1991 में आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। आईपीसी की धारा 359 के तहत अपहरण का एक केस दर्ज है। आईपीसी की धारा 148 के तहत खतरनाक हथियारों के साथ दंगा भड़काने का आरोप भी है। यूपी के खनन माफियाओं से नरेंद्र भाटी के पुराने रिश्ते रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने करीबी पर दुर्गा शक्ति की कार्रवाई से नरेंद्र भाटी काफी नाराज थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मस्जिद के बहाने नरेंद्र भाटी ने दुर्गा शक्ति के निलंबन की साजिश रची थी? डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद राजा भैया के अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में मंत्री पद गंवा चुके राजा भैया की फिर से अखिलेश की कैबिनेट में वापसी हो सकती है। सीबीआई जांच से क्लीन चिट मिलने के बाद आज राजा भैया एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से उनके घर मिलने गए। राजा भैया के मुलायम से बेहतर रिश्तों की वजह से ही मंत्री पद जाने के बाद भी राजा भैया को सरकारी आवास बहाल रखा गया था, और अब फिर से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजा भैया मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सरकार भी खुलकर उनके समर्थन में आ गई है और राजा भैया की तारीफ कर रही है। राजा भैया की समर्थकों की बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी में है, जो उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के लिए दबाव बना रही है। अखिलेश मंत्रिमंडल में अभी भी 2 पद खाली हैं। आंध्र प्रदेश को बांटकर अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। तेलंगाना के तनाव से पूरा आंध्र प्रदेश जल रहा है। अलग तेलंगाना की आग में जल रहा है आंध्र प्रदेश। सीमांत और रायसीना इलाके में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपीए सरकार के इस फैसले के बाद गांधी परिवार लोगों के निशाने पर है। तेलंगाना पर यूपीए सरकार के फैसले से नाराज लोगों ने सोनिया गांधी के पुतले जलाए और यूपीए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं तेलंगाना संबंधी अपने फैसले पर पुनर्विचार का दबाव बढ़ाते हुए तटीय आंध्र और रायलसीमा के 3 मंत्रियों, 10 विधायकों, 4 एमएलसी ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कुछ और सांसदों ने इस्तीफा सौंपने जाने की बात कही है। जहां एक और इस्तीफों और प्रदर्शन का दौर चल रहा है, वहीं कुछ सांसदों का मानना था कि हालात अभी काबू से बाहर नहीं हुए हैं और अपना इस्तीफा देकर वे सरकार को अपना फैसला वापस लेने को मजबूर कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हालात धीरे धीरे काबू हो जाएंगे। मेरी बातचीत उनसे चल रही है, मैं भी उनको फोन लगा रहा हूँ। हमारे 2 सेक्रेटरीज एआईसीसी के वो भी वहाँ पे हैदराबाद में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पीसीसी प्रेसिडेंट, यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर सब इस कोशिश में है कि सबको समझाया जाए। तेलंगाना विरोधी सांसद 5 अगस्त से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर सरकार के नए रुख ने कई सवाल खड़ा कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल हलफनामे में स्वायत्तता के लिए जरूरी सीबीआई के तमाम सुझावों को सरकार ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 22 पेज के हलफनामे में सरकार ने सीबीआई को और अधिकार दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया। स्वायत्तता के लिए जरूरी सीबीआई के तमाम सुझावों को सरकार ने अपने हलफनामे में खारिज कर दिया। मसलन सीबीआई डायरेक्टर के लिए न्यूनतम कार्यकाल 3 साल तय करने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार इसे 2 साल करना चाहती है। नए डायरेक्टर के चयन में मौजूद डायरेक्टर की सलाह को सीबीआई ने जरूरी बताया था, जिसे सरकार ने मना कर दिया है। सरकार ने सीनियर सरकारी अधिकारियों से किसी आपराधिक मामले में पूछताछ के लिए पहले इजाजत की व्यवस्था बनाए रखने की वकालत की है, जिसका सीबीआई ने विरोध किया था। अकाउंटेबिलिटी कमीशन की सीबीआई के विरोध को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि सीबीआई के कामकाज पर निगाह रखने के लिए बाहरी निगरानी तंत्र जरूरी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने अकाउंटेबिलिटी कमीशन का विरोध करते हुए कहा था कि इससे सीबीआई के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सीबीआई ने अपने लिए और अधिक फाइनेंशियल पावर की मांग की थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया।
सरकार के हलफनामे से जाहिर है कि सरकार तोते को पिंजरे से आजाद हुआ दिखाना तो चाहती है, लेकिन कतरे हुए पर के साथ। दिल्ली में होने वाली बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक नाटकीय ढंग से स्थगित कर दी गई। एंड वक्त पर एजेंडा तय नहीं होना इसकी वजह बताया गया। मीटिंग रद्द करने का फैसला आईपीएल मीट में एन श्रीनिवासन के भारी विरोध की वजह से लिया गया। सूत्रों ने बताया कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में मौजूद कई सदस्य श्रीनिवासन का विरोध कर रहे थे, जबकि वह बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करने के लिए अड़े हुए थे। श्रीनिवासन अगर बैठक की अध्यक्षता करते तो उसका सीधा संदेश ये जाता कि श्रीनिवासन को अपनी कुर्सी वापस मिल गई है, जो एक तरह से कोर्ट का अपमान भी होता। श्रीनिवासन के लिए विरोध को देखते हुए बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष का कामकाज जगमोहन डालमिया ही देखेंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में आज बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा होने वाली थी। हाईकोर्ट ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच को गैरकानूनी ठहराया था। राजस्थान के जयपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक भाई बहन पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़े भाई बहनों की मांग थी कि उनके पिता की हत्या की जांच सीबीआई से करवाई जाए। अपने पिता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दोनों भाई बहन घंटों पानी की टंकी पर जमे रहे। दरअसल हनुमानगढ़ के संगरिया में पत्रकार लोकेश वर्मा की हत्या कर दी गई थी। पानी की टंकी पर चढ़े दोनों भाई बहनों ने इलाके के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह पर अपने पिता की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्रकार लोकेश वर्मा ने हनुमानगढ़ में नवदीप सिंह के काले कारनामों को उजागर करते हुए खबरें प्रकाशित की थी। इसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इनका आरोप है कि हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस एडीजी के रसूख के आगे मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है। इसी से तंग आकर दोनों पानी की टंकी पर चढ़ मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने लगे। अपने पिता की मृत्यु से संबंधित जो मामला है उसमें सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई चाहते हैं। शीघ्र हमें उम्मीद है कि इनसे वार्ता करके इसका कोई समझौता करेंगे। दोनों भाई बहनों को पानी की टंकी पर चढ़ा देखकर प्रशासन के होश बाख्ता हो गए। आनन फानन में मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और बड़ी समझाइश के बाद दोनों भाई बहनों को नीचे उतारा गया। कारगिल में बादल फटने के बाद तबाही जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पे बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने करगिल और उसके सटे इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ ने लेह करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 20 किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से पूरी तरह से कट गए हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आना जाना पूरी तरह ठप हो गया है। बाढ़ से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और बाढ़ के दौरान हुए भूस्खलन से कई इलाकों में कीचड़ समेत भारी तादाद में मलबा जमा हो गया है। कारगिल के पशकून इलाके में हाईवे का एक हिस्सा बह जाने से लेकर करगिल और कश्मीर से सड़क संपर्क टूट गया है। सेना के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यहाँ द्रास में लोगों की जो दुकानें हैं, मकान है, वहाँ पे पानी घुस आया है, लेकिन यहाँ भी प्रशासन जो है नदारदी नजर आ रहा है। सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए आई है खुशखबरी। उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद अब जल्द ही केदारनाथ धाम में पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी बाबा केदारनाथ की विधिवत पूजा अर्चना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने केदारनाथ मंदिर के रावल, भीमा शंकर लिंगम और बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। 11 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग के अतिशुभ संयोग की वजह से केदारनाथ भगवान की पूजा किए जाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से केदारनाथ मंदिर में पूजा बंद हो गई थी। हालांकि वैकल्पिक पूजा काली मठ में चल रही थी, लेकिन धर्मगुरु और शंकराचार्य केदारनाथ मंदिर के खुला होते हुए भी इस तरह की वैकल्पिक पूजा से नाराज थे। उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि 11 तारीख को हमें वहाँ पूजा अर्चना शुरू करने दीजिए, जिसमें टेम्पल कमेटी के 10-12 लोग वहाँ रहेंगे और 10-10 दिन पे वो बदलते रहेंगे। सब व्यवस्था के अनुरूप में वहाँ के 11 सितंबर को परंपरा के अनुसार पूजा आरंभ होगी। केदारनाथ मंदिर की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा 11 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि अमृत योग होने की वजह से किसी खास मुहूर्त या अतिरिक्त पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंबई में हुए 2 दिल दहलाने वाले सड़क हादसे। तेज रफ्तार गाड़ियों ने सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों को रौंद डाला। मुंबई के डोंगरी इलाके में एक तेज रफ्तार लांसर कार ने 3 बाइक और एक इंडिगो गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट करने वाला शख्स शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर ऋषिकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मुंबई में हो रही रुक रुक कर बारिश की वजह से वकोला फ्लाईओवर के ऊपर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने खड़ी टवेरा गाड़ी पर जोरदार टक्कर मार दी।
डोंगरी में आरोपी ड्राइवर ने भागने की चक्कर में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, लेकिन गनीमत रही कि इस रैश ड्राइविंग में कोई भी घायल नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन के दामाद और कारोबारी निखिल नंदा हैकिंग का शिकार हो गए हैं। हैकर्स ने उनके ईमेल अकाउंट को हैक करके फर्जी तरीके से लाखों पाउंड वसूलने की चाल चली। अमिताभ बच्चन के दामाद और उद्योगपति निखिल नंदा की ईमेल आईडी और फेसबुक अकाउंट हैक कर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैकर्स ने निखिल नंदा की ईमेल और फेसबुक से गोपनीय डाटा, कॉन्टेक्ट लिस्ट और सूचनाएं चोरी कर ली। इसके बाद उसके नाम से मिलता जुलता अकाउंट बनाकर जानकारों को उनकी भतीजी के बीमार होने का ईमेल भेजा गया। ईमेल में बताया गया कि भतीजी को ब्रिटेन के मैनचेस्टर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके ऑपरेशन में काफी पैसों की जरूरत है, इसलिए जितना हो सके वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए रुपए ट्रांसफर करें। इस पर उनके कुछ जानकारों ने मैनचेस्टर के बताए पते पर काफी रकम भी भेज दी। कुछ मित्रों ने फोन कर निखिल नंदा से घटना के बारे में बात की तो ठगी का पता चला। इस संबंध में निखिल नंदा की कंपनी एस्कॉर्ट लिमिटेड ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई है। निखिल नंदा ने जब मामले की छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि उनके फेसबुक अकाउंट को भी हैक किया गया है। निखिल नंदा ने इस मामले की शिकायत फेसबुक और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को कर दी है।